Hey guys, welcome to the first lecture of the chapter न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये एक नया चैप्टर है जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। नई वाली एनसीईआरटी में चैप्टर 18 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और पुरानी एनसीईआरटी आपके पास है तो चैप्टर नंबर 21 में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब बड़ा ही आसान चैप्टर है। मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छे से हो सके, जितना ईजीली हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। एनसीईआरटी का हर एक लाइन हम कवर करेंगे। ठीक है, आसानी से सब चीज़ को समझेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊँगा ताकि एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, एक्स्ट्रा हमेशा समझने के लिए पढ़ो, याद हमेशा एनसीईआरटी वाले फैक्ट्स ही करो। ठीक है, एनसीईआरटी में जो चीज़ें वो याद रखो, और एक्स्ट्रा में जो है उसको यूज़ करो समझने के लिए। एक्स्ट्रा वाली चीज़ों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है नीट में एनसीईआरटी से ही पूछता है। चलिए, तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चलिए स्टूडेंट, तो किसी भी चैप्टर को जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इस चैप्टर का जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ने बैठोगे एनसीईआरटी से, तो आपको दो पैराग्राफ मिलेगा, एक ये पैराग्राफ और दूसरा ये पैराग्राफ। हम दोनों पैराग्राफ के हर एक सेंटेंस को एकदम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप इंट्रोडक्शन को समझोगे उतना ही अच्छे से पूरे चैप्टर को आगे समझोगे। तो चलिए, सबसे पहला लाइन शुरू होता है एज यू नो से, यानी कि जैसा कि आपको पता है। एज यू नो, द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। ये बात बहुत बच्चे 10th में पढ़ के आए होंगे, जिनको नहीं पता वो समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी नहीं पता था जब मैं 11th में गया था, क्योंकि 10th में तो मैंने मस्ती की थी। सुनिएगा, द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं ताकि हमारे बॉडी का जो होम्योस्टैसिस है वो मेंटेन रहे। कोऑर्डिनेटेड मतलब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं ताकि हमारे बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन रहे। होम्योस्टैसिस शब्द का मतलब सर थोड़ा समझाइए। तो सुनो, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है अपने बॉडी, जैसे मेरे बॉडी, ठीक है, अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाकर रखना। इसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। जैसे कि इसका मीनिंग समझो। मीनिंग मतलब मेंटेनिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? अरे इंटरनल इन्वायरमेंट आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, आपका बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे रहे तो बहुत अच्छा होता है, आप एक्टिव रहते हो, फुर्तीले रहते हो। लेकिन जैसे ही बढ़ गया, फीवर आ जाता है, बेड पे जाके लेट जाते हो, राइट। कम भी हो गया तो भी दिक्कत, बढ़ भी जाए तो भी दिक्कत। तो 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। ठीक, हार्ट बीट आपका 72 बीट्स पर मिनट रहना चाहिए। बढ़ गया तो भी दिक्कत, ज़्यादा बढ़ जाता है हार्ट बीट तो दिक्कत है ना। बहुत कम भी हो गया तो भी दिक्कत है। एवरेज इतना रहना चाहिए, एवरेज इतना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए या बहुत कम। ठीक, ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? 120/80 mm ऑफ Hg, यानी कि ऑफ मरकरी। ठीक है, Hg का मतलब क्या है? मरकरी। तो आपने तो देखा ही होगा यार, देखा नहीं होगा मतलब कहीं ना कहीं तो सुना भी होगा कि देखो यार, उसको हाई बीपी है, उसको लो बीपी है, बीपी उसका मेंटेन नहीं रहता, ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन, ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसका दिक्कत है, दवाई खा रहा है तो दिक्कत है, तभी तो दवाई खा रहा है बीपी की। यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ना या घटना तो भी दिक्कत। तो ये भी कितना होना चाहिए? 120/80 mm Hg। तो ये हमारे बॉडी जो है, इसके जो इंटरनल इन्वायरमेंट है कि हमारा टेम्परेचर भी इतना रहे, हार्ट बीट भी इतना पे ही रहे एवरेज, और ब्लड प्रेशर भी इतना ही पे रहे, मेंटेन रहे हमारे बॉडी के होम्योस्टैसिस, हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक, होम्योस्टैसिस का मतलब समझ में आ गया? आपके बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, वही आपका होम्योस्टैसिस स्टेट है। ठीक, तो कंक्लूजन हमने क्या देखा? इस लाइन का कंक्लूजन क्या है कि मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी मस्ट वर्क टुगेदर विथ कोऑर्डिनेशन टू कीप आवर बॉडी इन होम्योस्टैसिस। ठीक है, चलिए अब एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। उस शब्द का वो शब्द है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप इस लाइन से, ठीक है, दूसरे लाइन पे जाओगे, ये तो पहला लाइन है ना, सेकेंड लाइन पे आपको सबसे पहला शब्द मिलेगा कोऑर्डिनेशन। उसको भी समझते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
तो अब हम एनसीईआरटी का दूसरा लाइन देख रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? आपस में मिलजुल कर काम करना, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कहते हैं ना कि दो दोस्त में झगड़ा हो गया किसी बात पे, तो कहता है यार तू मेरे साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा, मेरे साथ कोऑर्डिनेट तो कर। ठीक है, आपस में मतलब मेरी बात को समझ, राइट? तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को समझना। ठीक है, आपस में मिलजुल कर काम करना। तो आपस में मिलजुल कर काम करना मीन्स सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करना। सिंक्रोनाइज्ड फैशन, ये शब्द फिर से एक बार और आएगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया इसे। ठीक, सुनिएगा, यहां पर दो शब्द है, एक है इंटरैक्ट और एक है कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का मतलब समझिए। इंटरैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे से मिलना। जब आप एक दूसरे से किसी से मिलते हो तो उसको कहता है इंटरैक्शन, लाइक इंटरैक्शन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे के कमी को पूरा करना। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर इंटरैक्ट करके कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है उसकी जो होम्योस्टैसिस है वो मेंटेन रहे। ठीक, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसे कि कैसे, बताइए सर, थोड़ा एग्जाम्पल समझाइए कैसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में काम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. The increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration, heartbeat, and increased blood flow via blood vessels. कुछ समझ में आया? कुछ आइडिया मिला? नहीं मिला? ठीक है, समझो, डायग्राम से समझो, एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझो। ये लाइन अभी हमने पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, अभी थोड़ी देर बाद मैं फिर से पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जब हम रनिंग, दौड़ते हैं, लेट्स से एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, कोई एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो जैसे जब हम दौड़ते हैं तो हमारी जो लेग मसल्स है उसकी जो एक्टिविटी है बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, लेग सेल्स की जो हमारी जो मतलब जो लेग है, हमारा लेग का जो मसल्स है उसकी जो एक्टिविटी है बढ़ जाएगी, क्योंकि दौड़ोगे तो टंगड़ी से ही दौड़ोगे ना, टांग का ही सहारा लेके दौड़ोगे, एकदम भागोगे तो जो टांग की जो मसल्स है उसकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो बढ़ गई, यानी कि जो आपकी जो लेग है उसकी जो सेल्स है उसकी एनर्जी डिमांड बढ़ गई। क्योंकि जब भी कोई चीज़ कराओगे अपने शरीर से तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। चल भी रहे हो तब भी एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन जब दौड़ रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो आपको पता है जो सेल्स है वो ज़्यादा एनर्जी बनाती है। सेल्स के पास अपना मैकेनिज्म है एक पूरा एनर्जी बनाने का। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करके सेलुलर रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा, उससे वो एनर्जी बना लेती है। इसमें जब सेल एनर्जी बनाती है तो वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है। और जब भी आप दौड़ते हो तो खा पी के ही दौड़ते हो, खा पी के दौड़ते हो, एकदम एक्सरसाइज करने जाते हो तो थोड़ा बहुत वर्कआउट से पहले एक कुछ खा लेते हो ना, बनाना वनाना बहुत देखते होगे, जिम विम जाने से पहले ठूस ठास के जाते, तो बॉडी में ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को सेल क्या करेगा, ग्लूकोज से सेल एनर्जी बनाएगा, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप दौड़ रहे हो ना तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए आपके सेल को। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि सेल को ज़्यादा एनर्जी बनाना है आपके लेग के सेल्स को। तो लेग सेल्स विल डिमांड मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो ऐसे भी लेग सेल को मिलता ही रहता है, जब आप चलते हो तब भी उसको ऑक्सीजन मिलता है और वो एनर्जी बनाता है। लेकिन जब आप भागते हो तो आपके लेग सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी तो चाहिए, तभी तो वो एनर्जी बना पाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे ये देखो, नहीं समझ में आ रहा क्या? देखो ये लेग है, हमें पता है हमारे बॉडी में जो सेल क्या करती है, ग्लूकोज का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाती है, H2O बनाती है और एनर्जी बनाती है। लेग के सेल्स जो होंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत है तभी एनर्जी मिलेगी। तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई क्योंकि आप दौड़ रहे हो, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ गई। अब इसकी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो देखो हमारा जो लंग्स है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी ना।
क्योंकि भाई यहीं से तो ऑक्सीजन लोगे, इनहेल करोगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन आपके लंग्स में आएगा, लंग्स से आपके एल्वियोलाई तक जाएगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल में जाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल में ये ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से कहाँ गया, ब्लड वेसल में गया ऑक्सीजन, और फिर ब्लड वेसल से ये ऑक्सीजन जाएगा हार्ट के पास, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा हार्ट के पास। ठीक है, और हार्ट क्या करता है हमारे बॉडी में, क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, भेज देता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन फिर हार्ट से कहाँ आ जाएगा, लेग के पास। तो लेग की जो ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए हमारा जो लंग्स है वो भी तेज़ी से काम करने लग गया। ठीक है, ब्लड वेसल के पास तेज़ी से ऑक्सीजन जाने लगा, हार्ट बीट भी बढ़ गया। ठीक है, हार्ट बीट भी बढ़ गया ताकि ऑक्सीजन की जो लेग की जो ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो पूरी हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, बस एक लेग के ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए कितने ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स ने आपस में मिलकर काम किया कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ठीक, देखो लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच गया, लेकिन हार्ट तक कैसे भेजे, तो इसके लिए बीच में ब्लड वेसल आया। ठीक, तो एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहा है। लंग्स क्या कर रहा है, ये तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेने में सक्षम है, लेकिन भेजेगा कैसे लेग तक, तो बीच में हार्ट का सहारा ले रहा है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। समझ में आया? तो देखो लेग मसल तक ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रही है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कर रही है। तो बोलो, समझ में आया कोऑर्डिनेशन का मतलब? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं वो भी देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सुनिए स्टूडेंट्स, अगला लाइन है, व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड। जब फिजिकल एक्सरसाइज, आप दौड़ रहे थे, अब आप थक गए। ठीक है, दौड़ते दौड़ते थक गए, अब आप रुक गए। ठीक है, आपका रनिंग रुक गया, तो क्या होगा, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। तो आपकी जो ज़्यादा ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम एक्टिव हो गया था, जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे थे, लंग्स एक्टिव हो गया था, अब वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप रुक गए हो, दौड़ नहीं रहे थे, अब आप रुक गए हो, तो आपका जो हार्ट बीट है वो भी अब कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे नर्व्स और किडनी आया है, नर्व्स और किडनी। देखिए, दो नए नए टर्म आ गए यहाँ पे, एक तो नर्व्स आया और एक किडनी आया। पहले किडनी का मतलब समझिए। देखिए किडनी क्या कर रहा है यहाँ पे, इस चीज़ में किडनी का क्या रोल है। लेग्स तक ऑक्सीजन पहुँचता है। ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। लेग्स तक जब ऑक्सीजन पहुँचा, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज के साथ, मतलब ग्लूकोज सेल्स ने इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और ग्लूकोज के साथ मिलकर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलकर CO2 बनाया, H2 बनाया, एनर्जी बनाया। ठीक, और साथ मतलब एक मेटाबॉलिक रिएक्शन चला सेल के अंदर, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है ना, तो बहुत सारे एंड प्रोडक्ट बनते हैं जो बॉडी के लिए अनवांटेड है, बॉडी को नहीं चाहिए। तो बॉडी क्या करती है, उस प्रोडक्ट को रिमूव कर देती है, बोलती है चला जा, शरीर से चला जा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रोल आता है किडनी का। किडनीज क्या करती है, क्लियर वेस्ट प्रोडक्ट, जो मेटाबॉलिज्म चला सेल के अंदर और जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसको हटाने का काम किडनी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किडनी भी एक तरीके से काम कर रही है इन सब ऑर्गन के साथ साथ। तो जब आपका बॉडी जब नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जब दौड़ना रुक जाओगे, तो नॉर्मल अब आ गया। ठीक है, अब आप दौड़ नहीं रहे हो, तो किडनी भी जो है वो भी अब शांत हो जाएगी। क्योंकि जब आप दौड़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ये वाला रिएक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा था, बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा था, तो उस समय किडनी भी एक्टिव था, किडनी भी उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्लियर करने में लगा हुआ था। ठीक है, अपना काम कर रहा था। लेकिन अब आप नॉर्मल हो गए हो, अब आप दौड़ नहीं रहे हो, अब आप बैठ गए हो, तो किडनी भी शांत हो जाएगा। ठीक है, तो किडनी भी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नर्व की बात यहाँ पर देखो, नर्व की बात तो हम करेंगे क्योंकि चैप्टर ही हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे होता है, यही चीज़ हम आगे समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, न्यूरल सिस्टम जब हम डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, थस द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, जो लेग की मसल है उसकी बात हो रही है, फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, जब फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो ये सब अपना काम करेगी, और बीच में नर्व भाई साहब भी रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
चलिए अगला सेंटेंस है, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं एंड इंटीग्रेट all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. सिंक्रोनाइज्ड फैशन, वापस से वर्ड आया, मैं बोला था ना ये वर्ड आएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज्ड फैशन यानी कि आपस में मिलकर न्यूरल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम काम करते हैं। कैसे, देखिए, बॉडी के सभी ऑर्गन को कोऑर्डिनेशन से काम कराने के लिए, बॉडी के जो जितने भी ऑर्गन है वो आपस में एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करे, ठीक है, एंड होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखे, ठीक है, और होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखने के लिए टू सिस्टम्स काम करती है, एक तो न्यूरल सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो सेंटेंस है आपको यही बताना चाहता है कि बॉडी के सभी ऑर्गन को कोऑर्डिनेशन से काम कराने के लिए एंड होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखने के लिए टू सिस्टम्स है, एक न्यूरल, एक एंडोक्राइन। ये तो हमने देखा सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, मैंने कहा ना 2 पैराग्राफ है। अब बढ़ते दूसरे पैराग्राफ की तरफ, ठीक है, जहां पे हम न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कुछ जानेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो अब हम आ गए दूसरे पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन का दूसरा पैराग्राफ। मैंने कहा ना 2 पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। ठीक, पहले इतना समझो, कहने का मतलब क्या है, हमारे बॉडी में एक है न्यूरल सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिलकर, न्यूरस एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंट्रोल्स ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टैसिस, ताकि होम्योस्टैसिस मेंटेन रहे। कैसे कंट्रोल करते हैं समझो, यहाँ पर एक टारगेट ऑर्गन है। टारगेट ऑर्गन फॉर एग्जांपल वो ऑर्गन है जिसको हमें कंट्रोल करना है, वो ऑर्गन जिसे कंट्रोल करना है। तो अब हम समझेंगे कैसे न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है और कैसे एंडोक्राइन सिस्टम एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है। पहले न्यूरल सिस्टम का समझते हैं। एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल से समझाऊंगा। बहुत टीचर्स को आपने देखा होगा यही एग्जाम्पल यूज करके वो समझाते हैं जब उनको न्यूरल सिस्टम बेसिक में समझाना होता है। तो वो एग्जाम्पल है, एक स्विच है आपके पास, वो ऑन ऑफ होता है ना स्विच, और यहां पर एक आपके पास बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक, ऑलराइट। अब ये स्विच और बल्ब आपस में कनेक्टेड है वाया दिस वायर, ठीक है, ये वायर है, ये आपका बल्ब। अब जैसे इस बल्ब को आपको कंट्रोल करना है, इस बल्ब को मान लो आपको ऑन करना है, तो आपने स्विच को ऑन किया। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, स्विच ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी भेजी वायर के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी भेजी, इलेक्ट्रिसिटी गई, ठीक है, और ये बल्ब जल उठा, जल गया। कितना आसान है, एक बार आपने स्विच दबाया, बल्ब जल गया। न्यूरल सिस्टम भी कुछ इसी तरीके से टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल करता है। यहां पर देखो, जैसे ये न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, और यहां पर मान लो ये टारगेट ऑर्गन है जिसको कंट्रोल करना है, ठीक। न्यूरल सिस्टम और टारगेट ऑर्गन जो है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया नर्व्स। नर्व क्या, इसकी बात हम आगे करेंगे। ये वर्ड जो है 2 बार मैंने यूज़ किया था, एक बार तो पिछले स्लाइड में मैंने नर्व वर्ड इस्तेमाल किया था, एक बार यहाँ, इसको समझेंगे हम आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो। नर्व है, नर्व से न्यूरल सिस्टम और टारगेट ऑर्गन आपस में कनेक्टेड है। अब अगर न्यूरल सिस्टम को टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल करना है तो न्यूरल सिस्टम क्या करेगा, इस नर्व के थ्रू नर्व इंपल्स भेजेगा। जैसे स्विच के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी ना, स्विच से इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी वायर के थ्रू, स्विच से इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी वायर के थ्रू ताकि लाइट जल जाए, वैसे न्यूरल सिस्टम से नर्व इंपल्स जाता है नर्व के थ्रू ताकि टारगेट ऑर्गन कंट्रोल हो सके। बोलो समझ में आया? तो न्यूरल सिस्टम से नर्व इंपल्स जाएगा और टारगेट ऑर्गन कंट्रोल होगा, ठीक। अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मान लो यहाँ पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको पता है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होता, डक्टलेस ग्लैंड्स आप पढ़ोगे आगे चैप्टर में। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब देखो क्या होता है, जैसे एक मान लो यहाँ पे एक ग्लैंड है, ठीक है, नॉर्मली एक ग्लैंड है, ठीक, इसके पास एक डक्ट होता है, इस तरीके से एक डक्ट, और यहाँ पे टारगेट ऑर्गन है, टीओ मतलब टारगेट ऑर्गन, और इसको कंट्रोल करना है तो ये ग्लैंड क्या करेगा, इस तरीके से
सिक्रीट करेगा एक केमिकल को जिसे हम कहते हैं हार्मोन, और फिर क्या करेगा, इस टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड है जिनके पास डक्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब वो इस टारगेट ऑर्गन को कैसे कंट्रोल करे? तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, अपना जो केमिकल है, जो हार्मोन है, उसको ये सिक्रीट कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड से ये जो हार्मोन है टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो बीच में देखो कितना झमेला हुआ, डायरेक्ट नहीं भेज पाया, ठीक है। जैसे न्यूरो सिस्टम तो डायरेक्ट नर्व के थ्रू नर्व इंपल्स भेजा, टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल किया, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड बेचारा डक्टलेस ग्लैंड है, इसको क्या करना पड़ा, हार्मोन को ब्लड में भेजना पड़ा, फिर ब्लड से ये हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा और टारगेट ऑर्गन कंट्रोल हुआ। दोनों के बीच में अंतर समझ में आया ना, ठीक है। न्यूरल सिस्टम नर्व इंपल्स से कंट्रोल करता है टारगेट ऑर्गन को, एंडोक्राइन सिस्टम वही काम हार्मोन की मदद से करता है, ठीक। अब दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। देखिए, न्यूरल सिस्टम में आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देखने को मिलता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है, एकदम नर्व इंपल्स से कनेक्टेड है, जैसे स्विच और बल्ब आपस में वायर से कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट एकदम अच्छे से कनेक्टेड। वैसे न्यूरल सिस्टम में भी है, नर्व के थ्रू दोनों आपस में कनेक्टेड है, टारगेट ऑर्गन और न्यूरल सिस्टम, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इफेक्ट क्विक होता है, फटाक से नर्व इंपल्स भेज देता है और टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल कर लेता है। आपने स्विच दबाई, लाइट जल गया, क्विक, ठीक है। रिस्पॉन्स क्विक है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। यहां पर एक चीज आपको समझना होगा, क्विक होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। चलिए, मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे भेज जाता है कि अरे आपको अगर ये हाथ कंट्रोल करना है, नर्वस सिस्टम जो आपका ब्रेन, ठीक है, ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जब आपका ब्रेन को इस हाथ को कंट्रोल करना है तो आप बस इसी हाथ को ऐसे कंट्रोल करके ये हाथ को हिला लोगे, राइट। अब जैसे ये थोड़ी है कि अगर ये हाथ को आपको मूव करना है तो ये भी करना पड़ेगा, राइट। एग्जैक्ट लोकेशन तक भेजता है, मतलब आपको अगर इस उंगली को मूव करना है ना तो यही उंगली मूव होगी, ऐसा नहीं कि इस उंगली को मूव कर रहे हो तो इस हाथ की उंगली भी मूव हो रही है, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन तक जाता है नर्व इंपल्स, जहां भेजना है वहीं जाएगा, ऐसा नहीं एक जगह भेज रहे 10 जगह चला गया, नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन तक जाता है नर्व इंपल्स, ठीक है। क्विक होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। एंडोक्राइन में नो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ही नहीं यार। एंडोक्राइन ग्लैंड को अगर हार्मोन भेजना है टारगेट ऑर्गन तक तो डायरेक्ट भेज ही नहीं सकता, ब्लड के थ्रू भेज पाएगा, डक्ट है ही नहीं बेचारे के पास, डक्ट लेस है, ठीक, समझ में आया। इफेक्ट इनका स्लो होता है क्योंकि ब्लड के थ्रू जा रहा है ना, ब्लड के थ्रू जा रहा है। यहां पर देखो इफेक्ट जो था, जो नर्व इंपल्स था वो नर्व के थ्रू एकदम फटाक से जा रहा था, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्स स्लो होगा, ठीक है, सॉरी, इफेक्ट स्लो होगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, अपना पूरा शरीर चक्कर लगाते हुए, सर्कुलेशन होते हुए ब्लड से पहुंचा हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक, तो स्लो है, रिस्पॉन्स स्लो है पर बहुत लंबे समय तक है, बट लॉन्ग लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड रिस्पॉन्स होता है इनका। जैसे लेट्स से एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एक तरह का हार्मोन है। अब आप बताओ एक चीज, जैसे आप पैदा होते हो एक बार में 6 फीट के हो जाते हो क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता ना कि अरे आज पैदा हुए 2 दिन बाद देखा अरे ये तो 8 फीट का बच्चा है, 5 फीट, मतलब 5 फीट का बच्चा, 8 फीट नहीं, ये क्या, इसको कल देखा था एकदम छोटू सा, आज देख रहा हूँ 5 फीट का हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है स्लोली स्लोली सिक्रीट होगा, ठीक है, स्लोली स्लोली उसकी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्स भी स्लोली स्लोली होगा, धीरे धीरे हाइट बढ़ेगा, ठीक। लेकिन अगर आपको इस हाथ को हिलाना है, ठीक है, इस हाथ को मूव करना है तो आप अभी फटाक से हिला लो, ठीक है, अभी फटाक से हाथ को मूव कर लो, नर्व इंपल्स गया, आपका हाथ मूव हो गया, ठीक है। तो क्विक है बट शॉर्ट लिव्ड है, ऐसा हाथ को मूव किया हो गया मूव, चलो शॉर्ट लिव्ड था, ले, ठीक। लेकिन अगर आपको हाइट बढ़ाना है ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन से जब हाइट बढ़ता है देखते हो कितना धीरे 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 बढ़ता है। पैदा हुए थे इत्तू से 5 फीट होने में पता चला 15 साल लग गए ठीक। चलिए, मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड, ब्लड के थ्रू है तो हर जगह जाएगा भाई, ब्लड तो कहीं भी पहुंचा दो, ठीक। लेकिन 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 ये जो है, ये आप एक बार में अगर आपको ये हाथ को मूव करना है तो ये हाथ होगा, आपको ये हाथ मूव करना है ये हाथ, जिसका आपका मन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन तक जाता है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ही नहीं, तो वाइड स्प्रेड जाएगा, ब्लड में आप हार्मोन को भेजोगे
तो ब्लड से होता हुआ एकदम सर्कुलेट होता हुआ पूरे घूमते फिरते जहाँ काम करना है वहाँ काम करेगा, जो उस हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन था वहाँ तक पहुँचेगा, पर पूरा घूमते फिरते हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हुए पहुँचेगा। ठीक है, मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वाइड स्प्रेड। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पर बेसिक समझ में आया होगा। यही हमारा इंट्रोडक्शन था। ठीक, मैं जितना आसानी से हो सके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब सुनिएगा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या इसके बारे में पढ़ेंगे? अरे नहीं, हम तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूरल सिस्टम के बारे में। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम आगे डील करेंगे। ठीक है, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस साइनैप्स, ये सब कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो ज़्यादा लोड मत लो, धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आएगा। अरे ये तो शुरुआत है, पहला ही लेक्चर है। ठीक, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।